वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 15 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है महाजनपद की ओर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, प्रकरण, जो भी टॉपिक होगा उसको हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम कक्षा, चक्र और अवधि, जो भी टाइम होगा वो डालेंगे। इसके बाद आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है छात्रों में यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार महाजनपद की ओर ने साम्राज्य का दृष्टिकोण बदला। तो ये सेम ही रहता है, लेकिन जो भी हमारा टॉपिक होता है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में है कि छात्रों को महाजनपद की ओर का जीवन किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह मानव का कल्याण करती है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं, जैसे पॉइंटर, रोलर बोर्ड, डस्टर, मार्कर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा पूर्व ज्ञान, कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसको पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो लिखेंगे छात्र महाजनपद की ओर के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो भी होगा वो हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा, और प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चन से आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से बनेगा। और कहीं कहीं कॉलेजेस में 5 क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, कहीं 4, और हमने यहाँ 3 क्वेश्चन बनाए हैं। और जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। तो हमने यहाँ लिखा है बहुत सारे गांवों से मिलकर क्या बनता है। तो बच्चे उत्तर देंगे बहुत सारे गांवों से मिलकर जिला या जनपद बनता है। अब हमने यहाँ जनपद से ही दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि कई जनपद या जिले को मिलाकर क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे कि कई जनपद या जिलों को मिलाकर मंडल कहते हैं। फिर वैदिक काल में मंडल को क्या कहते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि वैदिक काल में मंडल को महाजनपद कहते थे। आज हम लोग महाजनपद की ओर नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, हमारे हिस्ट्री में 4 होते हैं टीचिंग पॉइंट। तो ये पहला टीचिंग पॉइंट है जन से जनपद और महाजनपद। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बन गए थे। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है महाजनपद किसे कहते हैं। बच्चे इसका अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि वैदिक काल में किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। 600 ईसा पूर्व जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का अर्थ है जन के बसने की जगह। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामाजिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर इस तरीके से हम छात्र प्रतिक्रिया में लिखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखेंगे उसके सामने, और दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स है तो वो लिखेंगे, और स्पष्टीकरण के सामने लिखते हैं कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। फिर आ जाएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने टीचिंग के टाइम पे यूज़ करी हैं उनको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है महाजनपद की वर्तमान में स्थिति, तो हमने ये दिखाया है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमने जो भी पढ़ाया उसी से रिलेटेड लिखते हैं कि बौद्ध पुस्तक आगंतुक निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, समाज और प्रशासन। तो पहला क्वेश्चन है वैदिक काल में कुल जनजाति या समूह को क्या कहते थे। दूसरा है महाजनपद काल में समाज और प्रशासन कैसा था। तो इसका स्पष्टीकरण कथन लिखेंगे कि महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसीलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही सेना का युद्ध में संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी।
शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। इसके बाद सेम हम 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरे में अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री अगर हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया है तो लिखेंगे कि शामपट की सहायता से समझाएंगे। उसके बाद शामपट कार्य में लिखेंगे कि शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है शिल्पकार और व्यापारी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में समाज का रक्षक कौन था। दूसरा है महाजनपद काल के इस युग में और कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, तो इसका स्पष्टीकरण है इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। शिल्प कार्य करने वालों के अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। इसके बाद सेम जैसे हम 4 कॉलम बनाते हैं वो बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शामपट कार्य। पहले का आंसर लिखेंगे राजा, दूसरे में अनक्लियर रिस्पॉन्स है तो वो स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि शामपट की सहायता से समझाएंगे और शामपट कार्य में लिखेंगे कि शहरों का विकास शिल्प केंद्र, व्यापारिक केंद्र और राजधानियों के पास हुआ। अब आ जाएगा हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट मगध साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन है विभिन्न व्यवसायों को पुत्र किससे सीखता था और दूसरा है मगध साम्राज्य किसे कहते हैं। तो स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। साम्राज्य जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। अब यहाँ टीचिंग पॉइंट हमारा खत्म हो गया फोर्थ। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे सेम कॉलम 4 छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। पहले का आंसर और दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखेंगे। स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि लिखेंगे। फिर शामपट की सहायता से समझाएंगे वो लिखेंगे। शामपट कार्य में लिखेंगे कि दूसरे राज्यों से मित्रता, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना आदि। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। तो जो भी हमारे 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं उन्हीं से हम 4 क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमने पहला बनाया है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दूसरा है शासन कार्य हेतु किसे नियुक्त किया जाता था। थर्ड है शहरों का विकास किसके आसपास हुआ। फोर्थ है छोटे छोटे राज्यों से किसका अभाव था। शामपट कार्य आएगा। शामपट कार्य में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे। उसके बाद जो भी हमारे आंसर हैं उनको इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है जनपद का अर्थ जन के बसने की जगह। फिर दूसरा है शासन कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी को नियुक्त किया जाता था। थर्ड है शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्र एवं राजधानियों के पास। फिर छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। इसके बाद आ जाएगा हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। इसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही लेकर के एक एक पुनरावृत्ति प्रश्न भी बना लेते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में या राइट रॉन्ग या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी हो सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में लिखा है कि महाजनपद कैसे बना लिखकर याद करें। तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद एक लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारी इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।